हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी तो आप लोग ये जान चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी हो और साथ साथ वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। किसी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए और साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। वेक्टर अलजेब्रा मतलब उसमें वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे, ये पैरेललोग्राम लॉ को ओबे करे, तभी आप उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। तो एक ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो आज हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। और हाँ, पिछले लेक्चर में हम ये भी बात कर रहे थे कि वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का स्पेशल रूल्स होते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका और फिर हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर का एडिशन ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास दो वेक्टर है, ग्राफिकली हम किसी वेक्टर को लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेक्टर हमारा ए है और एक और वेक्टर बी है। दोनों वेक्टर का टेल एक जगह है और दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम ये दोनों वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं। आप ये दोनों वेक्टर का एडिशन या तो आप ट्रायंगल लॉ के हिसाब से कर सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं दो वेक्टर का एडिशन किसके हिसाब से, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। तो यहाँ हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। If two vectors are represented by two sides of a triangle in same order, then their sum या resultant vector is given by the third side of the triangle taken in opposite order of the first two vectors. अगर दो वेक्टर एज अ साइड ऑफ ट्राइंगल मेरे को दिया हुआ है और अगर दोनों सेम ऑर्डर में हो तो आप वो दोनों वेक्टर के मदद से एक ट्राइंगल बनाइए और ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा वही वो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो ऐड करने का तरीका देखते हैं। ये दोनों वेक्टर को हम दोनों वेक्टर का सम करना चाहते हैं, सम। तो आप लोग को ये पता है कि ए वेक्टर विल नॉट चेंज इफ इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर आपको आवश्यकता हो तो किसी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। हम वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना चाहते हैं, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर आपको वेक्टर ए में बी को जोड़ना है तो एक का हेड होना चाहिए और दूसरे का टेल होना चाहिए। ए में बी को जोड़ना है तो ए का हेड होना चाहिए और बी का टेल। आप इस वेक्टर को शिफ्ट कर दीजिए, ऐसे आप शिफ्ट कर सकते हैं। ए वेक्टर विल नॉट चेंज इफ इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। देखिए ये जो ए और बी है ना, सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर। ये हमारा ए और ये हमारा क्या है, बी। एज अ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल बनने के लिए हमें कितना साइड की आवश्यकता होता है, तीन। तो ये मेरे पास दो साइड है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, देन देयर सम या रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट टू वेक्टर। क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर एज अ साइड ऑफ ट्राइंगल अगर सेम ऑर्डर में हो तो आप ये दोनों वेक्टर के मदद से एक ट्राइंगल बनाइए और ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा वही ये दोनों वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, दोनों वेक्टर के अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हो, दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर, लेकिन जिस दो वेक्टर का आप सम कर रहे हैं ना वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए और तीसरा वेक्टर है ना अपोजिट ऑर्डर में। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और
आप ऐसे नहीं कर सकते, ये जो तीसरा है ना ऐसे, ये तो ये सेम ऑर्डर में हो गया, ए बी ये आर, फिर गड़बड़ हो जाएगा। दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर, लेकिन वो तीसरा वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, ए और बी, ए और वेक्टर बी का जो सम है ये सेम ऑर्डर में है ना, किसके बराबर है, तीसरे के बराबर। समझे? हेयर वेक्टर आर इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझे? तो ये तो हमारा हो गया कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। हम अब बात करेंगे कि आखिर ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका फायदा क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, हम लोग ये 11th स्टार्टिंग क्लास में ही पढ़ चुके हैं, या आप लोग लोअर क्लासेस में ही पढ़े होंगे कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी को आप सिंपल अलजेब्रिकल मेथड के हिसाब से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने का स्पेशल रूल्स होते हैं। उसी स्पेशल रूल्स को हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में स्टडी करते हैं। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन करें, कोई बच्चा 3 सेंटीमीटर वो x में डिस्प्लेस करता है और फिर 4 सेंटीमीटर y के लॉन्ग डिस्प्लेस कर रहा है, ये y के लॉन्ग 4 सेंटीमीटर, तब बताइए कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर को ऐड करना है, उसका दो तरीका होता है, एक ग्राफिकल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। दो वेक्टर का एडिशन करना है तो आप ग्राफिकल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो और एनालिटिकल मेथड का। अगर डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते हो कि दो पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट दूरी को, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो आप ग्राफ से भी, स्केल और प्रोटेक्टर की मदद से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। आप स्केल से आप ऐसे 3 सेंटीमीटर मेजर कर लो और ये वाला क्या 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से आप मेजर करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और या तो इस क्वेश्चन को तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ही बना सकते हो, h इक्वल टू √p² प्लस b²। लेकिन मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसे x के लॉन्ग वो डिस्प्लेस कर रहा है 3 सेंटीमीटर और इधर इस डायरेक्शन में वो 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर रहा है x एक्सिस से। ये हमारा जो x एक्सिस है 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, 60 डिग्री, समझे, a से b चला और b से c। तब बताइए कि डिस्टेंस कितना ये ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, इसके द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप इसको सिंपल अलजेब्रिकल मेथड के द्वारा ऐड कर सकते हो। तो कितना हुआ हमारा 7 सेंटीमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आप इस क्वेश्चन को आप स्केल और प्रोटेक्टर के मदद से बना सकते हो। आप स्केल के द्वारा ये 3 सेंटीमीटर और प्रोटेक्टर के सहायता से आप ये 4 एंगल ले लो 60 और ये 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से मिला के स्केल पे मेजर करोगे, स्केल पे मेजर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6.08 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो हुआ स्केल की बात की है,
लेकिन और भी बड़े बड़े डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, तो आप उतना बड़ा बड़ा स्केल कहाँ से लाओगे। तो हम एक यहाँ मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे, जैसे कि ये दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर, ये दो वेक्टर का जो सम है ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए और ये क्या अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। तो हम यहाँ से एक मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे, जैसे कि ये r बराबर a प्लस बी है, तो इसी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक फॉर्मूला आ जाता है r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का। आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। a के जगह पे कितना है 3 सेंटीमीटर, b के जगह पे क्या है 4 सेंटीमीटर, और a और b के बीच का एंगल 90, तो ये वाला तो कॉस 90 का वैल्यू 0, ये हमारा कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूला पे यहाँ भी थीटा का वैल्यू 60 रखो और a और b का वैल्यू रखोगे ना, तो r का वैल्यू पता आ जाएगा 6.08 सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला कैसे जनरली हम लोग न्यूमेरिकल बनाते वक्त इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला हुआ। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ट्रायंगल में याद रखेंगे हम लोग, दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर, लेकिन जिस दो वेक्टर का सम कर रहे हैं वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, और जो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। magnitude of resultant are of two vectors मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b है, दोनों के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है थीटा। ठीक है, ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस कहलाऊंगा। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है, ये दोनों वेक्टर का सम करेंगे हम। तो ये जो वेक्टर हमारा ए, ठीक है, और ऐड करने का ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ऐड करना है, तो ए में बी को जोड़ना है, तो ए का हेड होना चाहिए, बी का टेल होना चाहिए। तो आप बी को यहाँ से शिफ्ट कर दो, जैसे कि यहाँ ये वेक्टर जो बी रखा हुआ है ना, ऐसे बी कितना एंगल पे थीटा पे, तो आप बी को यहाँ शिफ्ट कर दो। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, आप बी को शिफ्ट कर दो पैरेलल। ये हमारा हो गया वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, ये डॉट डॉट पहले यहाँ था, अब बी यहाँ चला गया, तो हाँ वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ये थीटा है तो ये वाला भी क्या है थीटा ही है। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, then their sum या resultant vector is given by third side of the triangle taken in opposite order of first two vectors। तो यहाँ पर से आप मिला दीजिए, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दीजिए, तो ये हमारा क्या हुआ रिजल्टेंट। ठीक है, तो अभी भी हम लोग पढ़े थे वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम किसके बराबर होगा आर के बराबर होगा। तो हम इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ नाम दे देते हैं ओ ए, और यहाँ नाम दे देते हैं क्या नेमिंग कर देते हैं बी, और अपने मन से यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या सी। ठीक है, तो ये जो ओ ए है, ओ ए वेक्टर ओ ए ही ना ए है, समझे, ये ओ ए है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो ओ ए बराबर क्या ए। ठीक है, ए बी ही ना बी है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप सिंपली लिख सकते हो ए बी इक्वल टू क्या बी। ठीक है, ओ बी
ओ बी, ओ बी ही हमारा क्या है, आर है, रिजल्टेंट। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की मॉड लगा दें तो मॉड गिव्स मैग्नीट्यूड, ओ बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, आर। ठीक है, अब इन ट्राइंगल एबीसी में बात करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी इसमें हम कॉस थीटा के वैल्यू फाइंड करते हैं। एबीसी में कॉस थीटा, तो आपको पता है ना कि किसी भी ट्राइंगल में थीटा के सामने पी होता है, पी के सामने एच होता है, जो बच गया क्या, बी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी और बट्टा में क्या हमारा, ए बी। तो ए सी का तो वैल्यू हम नहीं पता है हमें, ठीक है, लेकिन ए बी का वैल्यू पता है, ए बी ही ना हमारा बी है। तो ए सी को रोक लो, यहाँ से ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी कॉस थीटा, ए सी बराबर बी कॉस थीटा। ठीक है, हाँ, एक बार फिर से ए बी सी में हम साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी अगेन साइन थीटा, थीटा के सामने क्या है, पी। तो पी हमारा क्या है, बी सी, और एच क्या है, ए बी, बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, बी सी और ए बी का वैल्यू क्या है बाबू, बी है। तो बी सी को यहाँ से रोको, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, बी सी इक्वल टू बी साइन थीटा। और हाँ, ये जो हमारा ओ सी है, ओ सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ सी बराबर ओ ए अब प्लस क्या, ए सी। तो ओ सी, ओ ए का वैल्यू ओ ए ही ना हमारा ए है, ए, और ए सी का वैल्यू निकाल चुके हैं। ए सी का वैल्यू कितना है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये ओ सी का वैल्यू निकल गया। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी है, चलिए यहां हम लिख लेते हैं। देखिए, जो वैल्यू हमने फाइंड किया है, ए सी का वैल्यू कितना है, बी कॉस थीटा। ए सी का जो वैल्यू है बी कॉस थीटा, ठीक है। बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू बी साइन थीटा, और ओ सी का वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ओबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओबीसी में, ये आपको दिखाई दे रहा है ओबीसी, ओ बी सी। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ बी स्क्वायर इजकल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस ओ सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी ही ना हमारा, अभी भी बात किए थे, ओ बी ही ना आर है। ओ बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, आर के बराबर। तो ये क्या, आर का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं क्या, बी सी का वैल्यू। तो बी सी का वैल्यू ये बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ओ सी का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2a
और b की जगह पे क्या लिखते, b cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, आर स्क्वायर, और पहले ए स्क्वायर को, ये वाला को यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर, और देख लीजिए ये दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से आर बराबर क्या लिख सकते हो, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारा जो आर क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो वेक्टर हमारा आर था उसका क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड। और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये ए और बी के बीच का एंगल है। तो कहने का मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाए और दोनों के बीच का क्या एंगल पता चल जाए, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट हमेशा 20 से होता है, रिजल्टेंट हमेशा, ये ए है ये बी है, रिजल्टेंट हमेशा किधर से होता है बाबू, 20 से होता है। तो ये तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, हमने उसका क्या निकाला, मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट ये वेक्टर है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हुआ, वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वेक्टर आर जो है वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। डायरेक्शन के लिए बात करते हैं, फॉर डायरेक्शन की बात करते हैं, फॉर डायरेक्शन let alpha be the angle between vector r and a। समझे, फ्रॉम फिगर से, समझे। ये जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ओ बी सी, ये छोटा वाला को नहीं ये इसको नहीं देखना है, ओ बी सी को देखना है, ओ बी सी। तो इसमें अगर हम tan अल्फा का वैल्यू निकालें तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, बी सी बटा ओ सी। tan अल्फा इक्वल टू बी सी बटा ओ सी। तो क्या बी सी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, बी साइन थीटा, और ओ सी का वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, समझे। तो वेक्टर आर का ये हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये जनरल फार्मूला हो गया, और ये हमारा डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर और ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। ये फॉर्मूला आप तब लगाते हैं जब दो वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारा क्या है बी है, दोनों का ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो आप
रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। और रिजल्टेंट हमेशा 20 से होता है, और रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन निकालने का ये फॉर्मूला। तो अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे, स्पेशल केसेस। सम स्पेशल केसेस, तो यहां हम साइड में लिख देते हैं नोट में कि अगर दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो हम लोग ट्रायंगल लॉ से पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल, ये दोनों को ऐड करना है तो आप इसे शिफ्ट कर दो, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। और ये दोनों सेम ऑर्डर में है, आप पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिला दोगे तो ये हमारा क्या मिलेगा, रिजल्टेंट, ठीक है। तो आर का जो ये दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर ए प्लस बी। अब इसी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, तो मॉड लगा देंगे, मॉड गिव्स मैग्नीट्यूड, इधर मॉड लगाएंगे ए प्लस बी का क्या, मैग्नीट्यूड। तो ये जो मॉड आर का वैल्यू, मॉड आर बोलो या केवल आप इसे आर लिख सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये हमारा जनरल फार्मूला हुआ बाबू, ये हमारा क्या हुआ, जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और डायरेक्शन निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हमारा, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, या अल्फा बराबर, शॉर्टकट में इधर हम लिख दिए हैं, फॉर डायरेक्शन के लिए आप ये फार्मूला हमें ऐसा याद रखना, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, अल्फा इजकल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। ये डायरेक्शन निकालने का हमारा जनरल फार्मूला हुआ, ठीक है। अब स्पेशल केसेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, हमने एज्यूम कर लिया क्या, अल्फा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। अब केस फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं स्पेशल केसेस में, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। स्पेशल केस में हम लोग केस फर्स्ट में बात करते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। ये फॉर्मूला तब की थी जब ऐसे ये दोनों वेक्टर कुछ एंगल पे था। अगर मान लीजिए ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन मतलब ऐसे, ये ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ये वेक्टर हमारा ए है और ये हमारा वेक्टर क्या है, बी है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब डेट इज थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तब बताइए कि आर का वैल्यू क्या होगा और अल्फा का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ये अल्फा क्या बताता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो ये जनरल फार्मूला में रख दो, बस यहाँ थीटा का वैल्यू क्या कर दो बाबू, 0। तो जनरल फार्मूला हमारा जो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा की जगह पे क्या, कॉस 0। तो आपको पता है ना कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे से आप रख सकते हो, आर बराबर अंडर रूट ए प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर, स्क्वायर से क्या होगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो आर इजकल टू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। इस केस में रिजल्टेंट जो होता है मैक्सिमम होता है, मतलब यहाँ से क्या हम लोग सीखे कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, अगर दो वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग सीधा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों का रिजल्टेंट इस केस में क्या होता है, मैक्सिमम। ये बात हम लोग याद करेंगे। अगर फॉर डायरेक्शन की अगर बात करें, फॉर डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू रखेंगे क्या, 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0। अल्फा का वैल्यू क्या आएगा बाबू, 0 आएगा। अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, 0। इसका ये मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में ए और बी का डायरेक्शन है उधर ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। अगर हम एक एग्जाम्पल की अगर बात करें कि एक ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे ये एक्स एक्सिस है, इस पे दो बच्चा फोर्स लगा रहा है। इधर F1 का एक बच्चा का फोर्स लगा रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, और दूसरा बच्चा F2 है, उसका जो मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन। तो बताइए कि इस पे नेट फोर्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, तो इस पे नेट फोर्स मतलब F नेट क्या होगा, F नेट। तो हम लोग पढ़े ना, इफ टू वेक्टर्स, जैसे कि कोई यहाँ तो ये जनरल फॉर्मूला, एक को ए मान रहे थे, एक को क्या मान रहे थे, बी मान रहे थे, ए और बी। अगर मान लीजिए कि ये F1 है, ये F2 है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। बस ए और बी की जगह पे क्या है, F1 और F2। तो हम लोग क्या पढ़े कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो R बराबर ए प्लस बी। अगर ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, F1 प्लस F2। तो आप ऐड कर दो, 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, ये क्या हो जाएगा, 7 न्यूटन। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ, और डायरेक्शन किधर, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिधर इसी डायरेक्शन में होगा ना, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब केस नंबर 2 पढ़ेंगे, केस नंबर 2 स्पेशल केस में, इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। पहला केस में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर दो वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग यहाँ क्या पढ़े कि R बराबर ए प्लस बी। अगर इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये दो वेक्टर ए और बी है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में बाबू, ए इधर है बी इधर है, तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तब बताइए कि R का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो हमारा जनरल फार्मूला है, बस यहाँ थीटा की जगह पे क्या रख दीजिए आप, 180 डिग्री। यहाँ थीटा की जगह पे क्या रख दो, 180 डिग्री। 180, तो आपको पता है ना 180 का वैल्यू कितना होता है बाबू, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, -1। तो यहाँ आप -1 रखोगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो क्या ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, a माइनस बी, या r इक्वल टू बी माइनस ए। और इस केस में जो रिजल्टेंट होता है वो मिनिमम होता है। वो क्या होता है बाबू, मिनिमम। तो आप ये बात याद रखना, इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन आर बराबर ए माइनस बी या बी माइनस ए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। अगर ए बड़ा होगा बी छोटा होगा तो ए माइनस बी करेंगे, अगर बी बड़ा होगा ए छोटा होगा तो बी माइनस ए करेंगे। और इस केस में डायरेक्शन निकालने के लिए अल्फा का वैल्यू 0 होगा या 180 होगा, या 180 है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करें, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, अभी ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे कि एक ब्लॉक पे दो बच्चा फोर्स लगा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो रहा है, 7 न्यूटन। अगर वही ब्लॉक देखिए, इधर हमारा F1 लग रहा है 3 न्यूटन और F2 क्या लग रहा है, F2 कितना लग रहा है, 4 न्यूटन। तब बताओ इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इधर लग रहा है 3 न्यूटन, इधर लग रहा है 4 न्यूटन, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो नेट फोर्स बड़ा में ये बड़ा है ना, F2 माइनस F1। अगर ये बड़ा होता तो F1 माइनस F2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना, 1 न्यूटन। और डायरेक्शन एलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस ना, एलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा ना, ये ब्लॉक इधर जाएगा ना। अगर इधर ये वाला 4 न्यूटन होता, ये वाला कितना होता, 3 न्यूटन, तो F1 माइनस तो आता 1 न्यूटन और डायरेक्शन किधर होता, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थर्ड केस की बात करते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो बाबू,
केस नंबर थर्ड, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दो वेक्टर है मेरे पास, ए और बी है, ए और बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है बाबू 90, थीटा का वैल्यू कितना है 90। तब बताइए कि ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। तो बस ये जो जनरल फार्मूला है वहाँ थीटा की जगह पे क्या रख दो 90 डिग्री, है ना। आपको पता है कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ये खत्म हो जाएगा। तो आर बराबर क्या होगा बाबू, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर क्या हो परपेंडिकुलर, तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन के लिए बात करें, और डायरेक्शन की अगर बात करें तो या तो इस पे या इस पे रख दो, फॉर डायरेक्शन अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी, थीटा की जगह पे क्या 90 डिग्री ना, साइन बी साइन 90 ए प्लस बी कॉस 90। तो आपको पता है चूंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये 1 हो गया ना, ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स b इंटू 1 बी और a प्लस 0, ये टोटल 0 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिजल्टेंट, समझे। और ये डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला, समझे। रिजल्टेंट हमेशा बीच से होता है बाबू, बीच कहने का मतलब ये एक्यूरेट बीच नहीं, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, लेकिन ए और बी के बीच में ही होगा। एग्जाम्पल यहाँ से कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए ये ब्लॉक है, इस पे दो बच्चा फोर्स लगा रहा है, एक इधर लग रहा है F1 इक्वल टू 3 न्यूटन और एक और बच्चा जो फोर्स लगा रहा है F2 इक्वल टू कितना 4 न्यूटन, F2 इक्वल टू 4 न्यूटन। तो बताओ कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। ये इस इधर फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन इधर, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो ना ये ब्लॉक ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इधर बीच से जाएगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे F1 है, बी की जगह पे क्या है F2 है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग नेट फोर्स के लिए क्या बात करेंगे, नेट फोर्स अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो 3 न्यूटन का होल स्क्वायर और प्लस 4 न्यूटन का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 5 न्यूटन, समझे। अगर डायरेक्शन की बात करें, फॉर डायरेक्शन की, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स b बाई है ना, तो b की जगह पे क्या रखेंगे F2 और a की जगह पे क्या रखेंगे F1। तो 4 न्यूटन बटा 3 न्यूटन, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 का वैल्यू पता है आपको 53 डिग्री होता है। मतलब अगर इस पे दो बच्चा फोर्स लगा इधर, तो ये ब्लॉक ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये इधर जाएगा इधर, समझे। इस पे नेट फोर्स इधर लगेगा और ये F1 के साथ कितना एंगल बनाएगा 53 डिग्री, समझे। अब हम लोग केस नंबर 4 की बात करेंगे। केस नंबर 4, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो r बराबर a प्लस बी, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो r बराबर a माइनस बी या b माइनस a। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए अल्फा बराबर tan इनवर्स b बाई a। केस नंबर 4, अगर ये केस हम बात कर रहे हैं कि अगर दो वेक्टर है ए और बी और दोनों के बीच का एंगल क्या है बाबू थीटा है, तब इसका जो रिजल्टेंट होगा आप ये पढ़ चुके हो, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
और डायरेक्शन के लिए अल्फा बराबर tan इनवर्स b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। लेकिन इसमें क्या है कि दो वेक्टर कुछ एंगल पे है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। a और b का मैग्नीट्यूड क्या है बाबू, सेम है। या आप इसी को लिख सकते हो सिंपली a बराबर क्या, b, a बराबर b। तब r क्या होगा, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो आप जनरल फॉर्मूला लगा दो, चूंकि r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, सॉरी ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं तो a और b बराबर है ना, a की जगह पे b या b की जगह पे a, तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a क्या cos थीटा। तो r इजकल टू अंडर रूट क्या a स्क्वायर 2a स्क्वायर और a इंटू a 2a स्क्वायर इंटू cos थीटा। दोनों में से कुछ कॉमन होगा क्या, r इजकल टू यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा क्या 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो आप लोग शायद मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आप रख सकते हो। तो r इजकल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर और 1 प्लस cos थीटा की जगह पे क्या 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, समझे। तो r बराबर देखिए ये एंगल से ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसे आप कभी भी नहीं काटेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या आप डायरेक्ट यहाँ से बाहर करो, ये 2 इंटू 2 4 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और a स्क्वायर को बाहर करेंगे तो क्या a, ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ना, तो cos थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे ये कि अगर दो वेक्टर कुछ एंगल पे हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, a और b का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, r बराबर 2a cos थीटा बाई 2। अब डायरेक्शन की बात करते हैं बाबू, फॉर डायरेक्शन तो ये दोनों फार्मूला में से कोई ले सकते हैं। तो LHS में हमारा क्या है tan अल्फा और b साइन थीटा बटा, लेकिन हम इसमें पढ़ रहे हैं a और b बराबर हैं तो b की जगह पे a लिख सकते हैं, a साइन थीटा और बटा में क्या a प्लस a cos थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया tan अल्फा, इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो a कट जाएगा तो ऊपर क्या बचाएगा साइन थीटा, और नीचे a कॉमन लेके कटा तो 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, यहाँ एक और फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ट्रिगो में, जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ आप लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और बटा में क्या है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या कटेगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ cos थीटा बाई 2 है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो ये स्क्वायर हटा देते हैं, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2 RHS साइड। तो यहाँ हम लिख लेते हैं LHS में हमारा क्या है tan अल्फा और RHS में क्या साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू tan थीटा बाई 2, tan कैंसिल, अल्फा इजकल टू थीटा बाई 2। समझे, मतलब अगर दो वेक्टर कुछ एंगल पे है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच कहने का ये मतलब हुआ कि अगर थीटा 60 डिग्री है तो ये जो a के साथ कितना एंगल बनाते जा रहा है 30, अगर a और b के बीच का एंगल 90 हो तो r a के साथ कितना बनाएगा 45 डिग्री, ये अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। अगर दो वेक्टर कुछ एंगल पे है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच जाएगा। अगर ये a और b है, ये a है और b है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट कितना पे होगा 45 पे, अगर ये 60 पे होगा तो रिजल्टेंट a के साथ कितना होगा 30 पे होगा। ठीक है, तो स्पेशल केस याद रखेंगे, अगर दो वेक्टर कुछ एंगल पे है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला 2a cos थीटा बाई 2
और डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला अल्फा इजकल टू थीटा बाई 2। यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, दो बच्चा फोर्स लगा रहा है, ये F1 50 न्यूटन है, F1 का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है और F2 का भी मैग्नीट्यूड कितना है, 50 न्यूटन है। ठीक है, तो बताइए कि ये ब्लॉक है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दी ब्लॉक। इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा और उस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन बताएं। तो हम लोग क्या यहाँ देखिए, तो चूंकि F1 बराबर क्या है, F2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कैसे A और B का मैग्नीट्यूड सेम था तो R बराबर 2A cos थीटा बाई 2, तो A के जगह पे क्या लिखेंगे, F1। तो आप यहाँ नेट फोर्स, इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे, आप ऐसे लिख सकते हो 2F1 cos थीटा बाई 2, बस A के जगह पे क्या लिख दिए, F1। तो 2 और F1 का वैल्यू कितना है, न्यूटन है, ये कितना 50 न्यूटन और थीटा का वैल्यू मान लो कि ये दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो यहाँ 60/2 कितना 30 और cos 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। ठीक है, तो 2 कट गया तो कितना आ गया, 50√3 न्यूटन। तो ये फोर्स का क्या निकल गया, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया और डायरेक्शन का निकलने के लिए क्या, अल्फा बराबर थीटा बाई 2 ना। मतलब ये ब्लॉक में अगर दो बच्चा इधर फोर्स लगाएगा इधर ना, तो ना ब्लॉक ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, एकदम बीचों बीच, मतलब इस पे ये ब्लॉक इधर से जाएगा एकदम बीचों बीच, मतलब F1 के साथ कितना एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री। समझे? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।